India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गुमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। त्रिपुरा निकाय चुनाव में अतिरिक्त सुरक्षा देने का सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश। कहा, डीजीपी, आईजीपी और गृह मंत्रालय लगातार हालात की करें समीक्षा। मीडिया को चुनाव की कवरेज की बेरोक टोक मिले इजाजत। आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग की सालाना आय सीमा पर पुनर्विचार को केंद्र का तैयार। फैसले तक जब तक नीट ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग नहीं होगी। शक्ति मिल गैंगरेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलटा सेशन कोर्ट का फैसला। उम्र कैद में बदली गई दोषियों की फांसी की सजा। हाई कोर्ट ने कहा, पश्चाताप के लिए आजीवन कारावास की सजा जरूरी। बेटी के बलात्कारी को बहराइच कोर्ट ने दी मौत की सजा। 7 दिन में की सुनवाई। कहा, पीड़िता को हर दिन मरना पड़ा होगा। प्रशासन को मुआवजा देने का निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों के दौरान हर मतदान केंद्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 2 अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश दिया। साथ में मीडिया कवरेज को भी बिना रोक टोक इजाजत देने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी व्यवधान के वोटिंग सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने डीजीपी, आईजीपी और एमएचए को लगातार हालात की समीक्षा करने को कहा। राज्य में विपक्षी तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ से कहा कि गुरुवार को सुबह शुरू हुए मतदान के बाद से उनके उम्मीदवारों और समर्थकों को उनके मत डालने की कथित रूप से अनुमति नहीं दी गई और कानून व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। त्रिपुरा स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 2 कंपनियों को जल्द से जल्द त्रिपुरा भेजा जाए। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बाबत तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनावों में सीसीटीवी की अनुपस्थिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेरोक टोक चुनाव की कवरेज की इजाजत देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और अधिकारी इस आदेश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं, इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वहां तुरंत केंद्रीय सुरक्षा बल भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी व्यवधान के वोटिंग सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने डीजीपी और आईजीपी और एमएचए को लगातार हालात की समीक्षा करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि शीर्ष अधिकारी हालात की समीक्षा कर सुझाव देंगे कि क्या वहां और अधिक सुरक्षा बलों की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मतदान बूथ पर पर्याप्त सीएपीएफ हो ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। मामले की सुनवाई शुरू करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने रिपोर्ट दायर की है और मुझे सुबह ही मिली है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट को बताया कि वोटिंग पिछले 2.5 घंटे पहले शुरू हुई है, जिसके कई वीडियो मिले हैं। शंकर नारायणन ने बताया कि वीडियो में बाहरी लोगों को बूथों में घुसते हुए देखा गया है। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वहां अतिरिक्त 2 बटालियन भेजने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।
त्रिपुरा सरकार की तरफ से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि मतदान पूरी तरह से शांति से चल रहा है और केवल याचिकाकर्ता और हस्तक्षेपकर्ता ही बाधा डाल रहे हैं। इस पर गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि वहां पूरा आतंक चल रहा है। मेरे पास ये साबित करने के लिए वीडियो है, लेकिन मैं वीडियो को बेंच में दिखाने की स्थिति में नहीं हूं। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अब पोस्टमार्टम करने के बजाय हम किसी भी केंद्रीय सशस्त्र बल की 2 अतिरिक्त कंपनियों को तुरंत तैनात करने के लिए MHA को निर्देश दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप की मांग करते हुए माकपा ने कहा है कि विपक्षी दल के सदस्यों को चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों द्वारा धमकाया जा रहा है। तृणमूल ने ये भी कहा कि मतदान हो रहा है और वहां हिंसा हो रही है। अभी मेरे पास वीडियो भी आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सीबीआई और ईडी निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के अध्यादेश को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ता ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। सीजीआई ने कहा कि हम देखेंगे इस मामले पर कब सुनवाई की जाएगी। याचिका में कहा गया कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक, मनमाना और संविधान के साथ धोखाधड़ी है। सदन में बहुमत के बिना सरकार को कोई अध्यादेश जारी करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। वहीं सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने का अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इस मामले पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी याचिका दाखिल की। अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्री ने भी याचिका दाखिल की है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की अनुमति देने वाले अध्यादेशों को चुनौती दी गई। ये दावा करते हुए अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मोइत्रा ने यह याचिका दायर की है। Mentioned today before the Honorable Chief Justice to list my PIL again for questioning ordinance issued by the Prime Minister, which is unconstitutional and which is not even a law by the Parliament. It's a personal whim, should not be allowed in any matter. I am assured that the matter will be listed in the next week. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए निर्धारित 8 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार करने का फैसला किया है और 4 सप्ताह के भीतर एक नया निर्णय लेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने EWS को परिभाषित करने और कोटा का लाभ देने के लिए 8 लाख वार्षिक आय वाले मानदंड पर पुनर्विचार किया जाएगा। केंद्र ने आगे आश्वासन दिया कि NEET प्रवेश के लिए काउंसलिंग 4 सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी, जब तक कि EWS मानदंड पर एक नया निर्णय नहीं लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने पहले EWS के लिए इस मानदंड के बारे में कई सवाल उठाए थे और NEET IQX से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया ये टिप्पणी की थी कि ये मनमाना प्रतीत होता है। जैसे ही गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अदालत में कहा कि इस मामले में मुझे ये कहने का निर्देश है कि सरकार ने मानदंडों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। हम एक समिति बनाएंगे और 4 सप्ताह के भीतर एक नया निर्णय लेंगे। तब तक काउंसलिंग पर ही रोक रहेगी, मैं अपना आश्वासन देता हूं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने इस घटनाक्रम पर ध्यान देते हुए सुझाव दिया कि EWS के क्रियान्वयन को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष के लिए प्रवेश पहले ही देरी से हो रहे हैं। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है। पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप जो भी करना चाहते हैं वो अगले साल के लिए लागू हो सकता है। आप देख रहे हैं कि हम नवंबर के मध्य में हैं। सॉलिसिटर जनरल ने उत्तर दिया कि ये एक कठिन प्रस्ताव हो सकता है, क्योंकि सरकार आर्थिक आरक्षण प्रदान करने वाले संवैधानिक संशोधन के अनुसार कदम उठाना चाहती है। सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को आश्वासन दिया कि EWS मानदंड पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का प्रयास किया जाए। पीठ द्वारा पारित आदेश इस प्रकार दर्ज किया गया। 24 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि NEET PG के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि कोर्ट अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अखिल भारतीय कोटा में आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता है। इधर नीट UG 2021 के प्रश्न पत्र से हिंदी अनुवाद में भौतिक विज्ञान अनुभाग से एक सवाल हटाने की मांग के मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए जो भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में हुई गलती की जांच करे। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि हम भौतिकी विज्ञान के विषय के बारे में
कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए ये बेहतर होगा कि इसकी जांच ऐसे विशेषज्ञों द्वारा की जाए जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं जानते हो। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 30 नवंबर को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नीट यूजी के सवाल के हिंदी अनुवाद में कथित त्रुटि दोबारा जांच करने के लिए एनटीए ने सहमति भी जताई। एनटीए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट को बताया है कि जांच के बाद प्राप्त परिणाम को लेकर एक हलफनामा दाखिल करेंगे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि पहले भौतिक के सवाल का मूल्यांकन विशेषज्ञों के 3 सदस्यीय पैनल द्वारा किया गया था, जिसका जवाब समान ही आया था। शक्ति मिल गैंगरेप के इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से 3 आरोपियों को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने 3 दोषियों विजय जाधव, मोहम्मद कासिम शेख और मोहम्मद अंसारी को राहत देते हुए मौत की सजा देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने कहा कि इन दोषियों द्वारा किए गए अपराधों का पश्चाताप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा जरूरी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 में बंद हो चुकी शक्ति मिल में एक फोटो जर्नलिस्ट के सामूहिक बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता 3 दोषियों को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। जस्टिस एस जाधव और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने ये फैसला सुनाया। 2014 में ट्रायल कोर्ट ने 21 वर्षीय कासिम बंगाली शेख, 28 वर्षीय सलीम अंसारी और 19 वर्षीय विजय जाधव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मौत की सजा दी थी। धारा 376 के तहत बलात्कार के रिपीट अफेंडर्स के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है। दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद इसे आपराधिक संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से आईपीसी में जोड़ा गया था। घटना 22 अगस्त 2013 की है। एक युवा फोटो जर्नलिस्ट जो अपने सहयोगी के साथ काम करती थी, उसके साथ शक्ति मिल परिसर में 4 लोगों और एक नाबालिग ने बलात्कार किया। मुंबई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का पर्दाफाश किया और 1 हफ्ते के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 20 मार्च 2014 को सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने प्रत्येक मामले में 4 आरोपियों को दोषी ठहराया। किशोर न्याय बोर्ड ने 2 नाबालिगों पर मुकदमा चलाया। मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने धारा 376 को जोड़ने के लिए एक आवेदन दायर किया। याचिका को स्वीकार कर लिया गया। 24 मार्च को जज ने शेख, अंसारी और जाधव को मौत की सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सीआरपीसी की धारा 366 के तहत मौत की सजा की पुष्टि के लिए मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक साल्वी पेश हुए, जिनकी साहिल साल्वी ने सहायता की, और अधिवक्ता युग चौधरी को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया। एडवोकेट पायोशी रॉय ने उनकी सहायता की। चौधरी ने तर्क दिया कि धारा 376 के केवल तभी लागू की जा सकती है जब पहले सजा दी गई हो, न कि केवल दोष सिद्ध हुई हो। इसका मतलब ये होगा कि दोषी के पास सुधार करने का अवसर था, जिसके बावजूद उसने अपराध दोहराया। चौधरी ने तर्क दिया कि दोनों दोष सिद्धि में केवल 30 मिनट का अंतर था। इसके विपरीत स्पेशल प्रोसिक्यूशन साल्वी ने तर्क दिया कि दोषी सिद्धि और सजा के बीच अंतर था। धारा 376 के दोष सिद्धि को अनिवार्य करती है, जिसकी संतुष्टि इस मामले में हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि सत्र न्यायाधीश ने जिरह के लिए गवाहों को वापस बुलाने और सजा की मात्रा पर बहस के लिए स्थगन के आरोपी के आवेदन को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि इन दोषियों द्वारा किए गए अपराधों का पश्चाताप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। इधर उत्तर प्रदेश के एक दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बहराइच जिला न्यायालय ने एक व्यक्ति को अपनी ही 14 साल की बेटी के साथ लगातार 2 वर्षों तक बलात्कार करने का दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि ये कृत्य कानून, धर्म और मानवता द्वारा स्थापित सभी मानदंडों के विपरीत था और परिवार को नष्ट करने वाला है। बलात्कार और पॉक्सको कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन पांडे ने 7 दिनों में ही इस केस की सुनवाई पूरी कर ली और ये देखते हुए कि ये मामला दुर्लभतम मामले की श्रेणी में आता है, क्योंकि आरोपी ने वहशी और बर्बरतापूर्ण कृत्य किया है। दोषी को मौत की सजा सुनाई है।
आरोपी के लिए मौत की सजा को एक उपयुक्त सजा मानते हुए कोर्ट ने कहा कि एक बेटी का उसके ही पिता ने लगातार बलात्कार किया, उसकी बेटी हर दिन मरती होगी। जिनके पास ना तो ज्ञान है, ना पछतावा है, ना स्वतंत्रता है, ना अच्छा आचरण है, ना गुण है, ना ही जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो नश्वर लोगों की इस दुनिया में मानव रूप में जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, केवल इस ग्रह पर एक बोझ हैं। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उसका पति उसकी नाबालिग बेटी जब 15 साल की थी तब से उसके साथ बलात्कार कर रहा था। ये कृत्य 2 वर्षों तक चला। पुलिस ने 25 अगस्त 2021 को दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया और तुरंत जांच शुरू की। 11 दिनों में मामले की जांच पूरी कर ली गई। कोर्ट ने 7 सितंबर 2021 को मामले पर संज्ञान लिया था और 27 सितंबर 2021 को आरोप तय किया गया था। दोषी के बेटे ने अपने बयान में कहा था कि उसने खुद अपने पिता को अपनी बहन के साथ 3 या 4 बार बलात्कार करते हुए देखा था। इसके अलावा ये भी रिकॉर्ड पर आया है कि आरोपी पिता ने पीड़ित बेटी की तस्वीर क्लिक की थी और उसे ब्लैकमेल भी किया करता था। अदालत ने यह भी नोट किया कि दोषी ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, हालांकि उसने अपनी बेटी को उसके ससुराल नहीं भेजा था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आमतौर पर इस तरह की हरकतें समाज में सामने नहीं आती हैं और अगर पीड़िता कुछ साहस दिखाती है, कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में जोर देकर कहा कि क्योंकि जुर्माना पर्याप्त है, परंतु ये पीड़ित बच्ची और उसकी मां का आजीवन वित्तीय जरूरतों का पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वो राज्य सरकार से पीड़िता को उपयुक्त मुआवजा दिलाने के लिए उचित कार्रवाई करे। मद्रास हाईकोर्ट ने कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र द्वारा संचालित स्कूलों में कथित बाल अधिकारों के उल्लंघन पर तमिलनाडु बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी समन को रद्द करने से इंकार कर दिया। जस्टिस SM सुब्रमण्यम ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा केवल समन जारी करने से याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कारण नहीं मिलेगा। कोर्ट ने नोट किया कि इस तरह की रिट याचिका तभी मान्य होगी जब समन किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो सक्षम न हो और न ही उसके पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र हो। अन्यथा याचिकाकर्ता को यह दिखाना होगा कि समन दुर्भावना से जारी किया गया था और साबित करना चाहिए था कि अपनी आपत्तियां दर्ज करके कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। आयोग द्वारा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत दर्ज स्वतः संज्ञान शिकायत पर अदालत ने कहा, अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा केवल समन जारी करना याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका दायर करना कारण प्रदान नहीं करेगा। अदालत ने कहा कि ईशा योग केंद्र को आयोग द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए जांच स्तर पर ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए था, बल्कि ईशा योग केंद्र आयोग के समक्ष ही अपने ऊपर लगे आरोपों का बचाव कर सकता था और अपना पक्ष रख सकता था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आयोग ने प्रारंभिक चरण में ही मुद्दों को पुनर्निर्धारित कर दिया था और ईशा फाउंडेशन की दलीलों को खुले दिमाग से सुनने के लिए अनिच्छुक था। अदालत ने जिसके बाद आयोग को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच करने का आदेश दिया। मौजूदा मामले में आयोग ने सितंबर 2016 में समन जारी किया था। आयोग ने अधिनियम की धारा 13 के उल्लंघन का हवाला दिया था, जो जांच शुरू करने और बाल अधिकार से वंचित करने, बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए कानूनों को लागू न करने, नीतिगत निर्णयों, दिशा निर्देशों आदि का पालन न करने से संबंधित रहा है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.